भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र सिंह राजपूत और कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क 3 दिवसीय कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। शीतला माई वार्ड क्रमांक 45 में इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के पहले दिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी व्यक्ति टीकाकरण कराना चाहता है वो सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क टीका लगवा सकता है। योगेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि महामारी से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए शिविर का आयोजन वार्ड में 3 अलग-अलग स्थानों पर रखा गया है। अब तक करीब 20 लोगों के द्वारा इस शिविर में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और इसका लाभ वार्ड के करीब 1000 लोगों तक वे पहुंचाना चाहते हैं। किस चीज का शिविर लगा हुआ है ये कोविड-19 महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है उसके रोकथाम हेतु जो स्वदेशी टीकाकरण अभियान चल रहा है उसके वैक्सीन हेतु रजिस्ट्रेशन का शिविर आज शीतला माई वार्ड शिव मंदिर परिषद पर आयोजित किया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा और जितने हॉस्पिटल जो लोग चाहें तो प्राइवेट में लगवाना चाहें और सरकारी लाभ लेना चाहें तो उन्हें सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शीतला माई वार्ड में इस शिविर का 3 दिन रेगुलर इसका आयोजन किया जाएगा। आज प्रथम दिन है और कार्यकर्ता कौन कौन है साथ में? साथ में मैं योगेंद्र सिंह राजपूत भाजपा नगर मंत्री, साथ में सुधीर पासी, बालमुकुंद यादव, सुरेंद्र राजपूत, शेखर राजपूत, आशीष पासी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस शिविर में उपस्थित हैं और अभी सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। सभी क्षेत्र में घूम के लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि शिविर का लाभ लें और अपने परिवार को अपने आप को सुरक्षित करें, कोविड-19 से बचाएं। ऐसा हम सबका प्रयास है। कितने लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? अभी तक 20-25 लोगों ने, अभी प्रारंभ हुआ है, अभी 20-25 लोगों ने करवा लिया है और हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम शीतला माई में 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो 3 दिन के अंदर। जबलपुर खमरिया थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश रिठौरी नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर खमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकालकर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले में खमरिया थाना पुलिस ने बताया कि मृतक सूरज दुबे माने गांव का निवासी है, जो कि अपने घर से बिना बताए 14 मार्च को चला गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खमरिया थाने में परिजनों द्वारा लिखाई गई है, जिसका शव आज रिठौरी नहर में मिला है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि मृतक की मौत नहर में डूबने की वजह से हुई है। बाकी मामले की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चलेगी। पुलिस मामले में और भी जांच कर रही है और आसपास लोगों से पूछताछ भी कर रही है। तो एक डेड बॉडी ग्राम रिठौरी नहर में होने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक करने के पहुंचे तो देखे कि ये सूरज दुबे पिता रविचंद्रन उर्फ दादू दुबे उम्र 23 साल निवासी पथरौला ग्राम माने गांव खमरिया का रहने वाला था, जिसकी गुम इंसान कल ही कायमी कराए थे उनके परिजनों द्वारा। ये घर से बिना बताए दिनांक 14/3/21 को चला गया था। आज इसकी डेड बॉडी ग्राम रिठौरी नहर में मिल गई है। पीएम पंचनामा कार्रवाई की गई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। प्रथम दृष्टया डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा इस मृत्यु का सही कारण क्या है। जांच जारी है। सर, आपका नाम और पद? वीरेंद्र सिंह हुई के उप निरीक्षक थाना खमरिया। 26 दिसंबर 2020 को अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि आमनपुर निवासी हैं, इन्होंने मदन महल थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में लिखा था कि लिंक रोड पर उनका स्पूनवेल नाम का एक रेस्टोरेंट है। उनके रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल पर राज ठाकुर की डाउनटाउन नाम से एक पार्टी हॉल है और दोनों दोस्त मिलकर ये प्रतिष्ठान साथ चलाते हैं। 24 दिसंबर को रात्रि 10 बजे सतीश यादव, राजा श्रीवास्तव, अक्षय समुद्रे और पारस बहन उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, जो काफी देर तक बैठे रहे। जिन्हें जाने को जब कहा गया कि रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया है, अब आप अपने घर जाएं, तो इसी बात पर पांचों लोग गाली गलौज करने लगे और धमकी देने लगे कि रेस्टोरेंट में आग लगा देंगे। इसकी रिपोर्ट मदन महल थाने में दर्ज कराई गई।
और पुलिस ने इनके विरुद्ध 436 और 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में इस घटना को लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मदन महल नीरज वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपी और टीम को पता चला कि फरार तीनों आरोपी लिंक रोड स्थित कलारी के पास खड़े हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी सतीश यादव गैंगस्टर विजय यादव का सगा भाई है। वर्चस्व की लड़ाई में इनके द्वारा गैंगस्टर दुर्गेश पंडा ग्रुप के बाबू उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव और राज ठाकुर के लिंक रोड स्थित स्पूनवेल नामक रेस्टोरेंट में अपने 4 अन्य साथी जो कि पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं के साथ मिलकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस इन पर पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। ये 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात को स्पून बेल रेस्टोरेंट, ये बाबू श्रीवास्तव नाश्ता को चलाते हैं, ये दोनों उसके दुर्गेश पंडा के मित्र हैं। उनके रेस्टोरेंट में 7 लड़कों के द्वारा आग लगा दी गई थी। उनमें से 4 लड़के पकड़ लिए गए थे उस समय, सतीश यादव, राजा श्रीवास्तव और अमरीश माहूबिया। ये लगातार फरार चल रहे हैं। तो आज ये पकड़े गए, इनके सभी को 5-5 हज़ार रुपये का नाम। ये कहाँ से पकड़े गए हैं? ये लिंक रोड के पास से पकड़े गए। ये लगातार फरार चल रहे थे, भाग भाग के थक चुके थे। नरसिंहपुर में कमिश्नर निशक्तजन मध्य प्रदेश संदीप रजक और कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ के भार्गव, संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण नरसिंहपुर अंजना त्रिपाठी द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सहायता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि स्पर्श पोर्टल पर जिले में चिन्हित निशक्त जनों की कुल संख्या 12,833 है, जिनमें से 12,297 निशक्त जनों का सत्यापन हो चुका है। शेष 536 के सत्यापन के लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि यूडीआईडी में जिले की प्रगति 95% है। शेष 5% अगले 1 माह के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिव्यांग जनों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि बसों में दिव्यांगों को सुविधा प्राप्त हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में बस ऑपरेटर्स को निर्देशित करने को कहा गया। इसके अलावा बस स्टैंड में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे रैंप और शौचालय उपलब्ध हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में आयुक्त संदीप रजक ने कहा कि जिले में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस मुहिम में स्व सहायता समूहों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दिव्यांग स्व सहायता समूहों को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है। इस दिशा में सफलता की कहानी बेहतर माध्यम हो सकती है। कलेक्टर वेद प्रकाश ने सुझाव स्वरूप कहा कि पाठ्य पुस्तकों में दिव्यांगता से संबंधित अध्याय भी शामिल किए जाने चाहिए। उक्त सुझाव को आयुक्त द्वारा शासन स्तर पर प्रस्तावित करने के लिए हामी भी दी गई। आयुक्त द्वारा कहा गया कि PIU PWD विभाग शासकीय भवन निर्माण के दौरान दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए रैंप का निर्माण करवाएं। उक्त व्यवस्था पंचायत भवनों और राशन दुकानों में भी सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजनों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सिविक सेंटर में धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सोनी ने बताया कि बीते 2014 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और जिला जनपद स्तर पर राजनीति में दिव्यांगों को अवसर प्रदान किया जाए, उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें 6,000 रुपए मासिक भुगतान दिया जाए, रोजगार दिया जाए। और साथ ही उनके ये भी आरोप था कि बैटरी चलित वाहन 6 महीने में ही बिगड़ जाते हैं, अतः ऐसे वाहनों पर करोड़ों रुपए ना फूके जाएं, बल्कि उन्हें बंद कर दिया जाए। आज धरने बैठे, किस लिए बैठे? आज हम अपनी दिव्यांगों की पूर्व निर्धारित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है कि हमने विश्व विकलांग 3 दिसंबर को भी काला दिवस मनाया, उसमें भी अपनी मांगे लेटर दिया हुआ है, जिसमें शासन प्रशासन ने आज तक हम लोग को कोई जवाब नहीं दिया। हमने जनवरी में जवाब मांगा, स्मरण पत्र दिया, तब भी इन्होंने नहीं दिया जवाब। फरवरी में मांगा, नहीं दिया। आज हम लोग 17 मार्च को जो पूरे भारत में विकलांगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी के समर्थन में भी और अपनी मांगों को लेकर हमने आज धरना दिया है। हमारी मांगे दिव्यांगों को सर्वप्रथम मांगे चाइना निर्मित बैटरी गाड़ी जो LM को करोड़ों रुपए की
भ्रष्टाचार मचाया है, दिव्यांगों के नाम पर इस पर बंद किया जाए। ये 6 महीने से ज़्यादा ये गाड़ियाँ चलती नहीं हैं और लैम्को करोड़ों रुपए विकलांगों का सरकार से वसूल रहा है। तो इसको बंद किया जाए। दिव्यांगों को बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए 6,000 रुपये पेंशन की जाए, जो पिछले 15 साल से दिव्यांग मांगते आ रहे हैं। माननीय शिवराज जी ने हमें हर माह 3 माह का अवशासन दे देते हैं। 2014 में हमने ज्ञापन दिया था, उनने तब भी हमें 3 माह का समय दिया था कि 3 महीने के अंदर हम पेंशन बढ़ा देंगे, पर आज तक नहीं बढ़ी। उसी को लेकर सांसद विधायकों का आपने कोटा बढ़ा दिया, उनकी पेंशनें बढ़ा दी, पर विकलांगों की पेंशन ना ही, विकलांगों को आपने रोज़गार नहीं दिया। हमने रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए उनसे ई रिक्शा मांगा कि विकलांगों को बिना शर्त के लिए ई रिक्शा दे दें, पर आज तक ये कोई हमारी विकलांगों की सुनने वाला नहीं है। आज धरना प्रदर्शन से हमने आगाज़ किया है कि अगर ये हमारी 15 दिन के अंदर अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो इसका तीव्र आंदोलन जबलपुर से लेकर MP के राजधानी भोपाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान का घेराव कर दिया जाएगा। देवेंद्र सोनी, दिव्यांग संघर्ष समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्यांग संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को पूरा करने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मेघा पवार को सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम जबलपुर में मजमा लगाए खड़े ये लोग ठेकेदार हैं जो सिविल वर्क कर नगर निगम के निर्माण कार्यों में उनका सहयोग करते हैं। पिछले 1.5 सालों से इन्हें भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार संघ अध्यक्ष श्याम बाबू सोनकर ने बताया कि बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमसे काम तो पूरा करा लिया जाता है लेकिन भुगतान समय पर नहीं दिया जाता। 1.5 साल हो गए हैं, हम सभी बहुत परेशान हैं। बैंक से कर्जा लिया है जो समय पर अगर हमने नहीं चुकाया तो हमारे घर की कुर्की हो जाएगी। हम नगर निगम आयुक्त से मिलने आए थे लेकिन वो कोरोना की मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए हमने अपना ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा है। हवाले किया जा रहा नहीं किया जा रहा। इसके पहले आयुक्त महोदय अनूप सिंह थे, उन्होंने आश्वासन दिया रहा कि हम आपकी पेमेंट करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया। और अभी हमने आयुक्त महोदय से चर्चा करी कि सर हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग चलेगी कोविड की और हम तो अभी आ नहीं पाएंगे, आप अपर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं और मैं उसकी जानकारी ले लूँगा। और वित्त विभाग द्वारा 42 करोड़ की पेमेंट की उनकी सूची सौंपी गई है, लेकिन आज तक का कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आता कि ठेकेदार को कितनी पेमेंट कर रहे हैं। और भी जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको कई चक्कर पेमेंट हो चुकी है। एक लोककर्मी विभाग है जिसकी पेमेंट करने में इनको आनाकानी होती है कि आप करेंगे जब करेंगे और 5% करेंगे तो 15 करेंगे तो 20 करेंगे, लेकिन करते नहीं है। और हमने भी उनको अवगत कराया था कि सर बैंक से हमारी ओडी है और व्यापारी को कर्जा है, और उसके लिए हमने बैंक को उनको नोटिस ला के दिए कि सर आप नोटिस देखिए। बैंक ने हमें 15 दिन का समय दिया कि अगर आप भुगतान नहीं कर दो बैंक के 32 लाख रुपए का, तो हम आपको मकान को कड़की कर देंगे। आपकी जानकारी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे भैया आप? आपकी मांगे आएंगे, अगर नहीं मानी हमारी मांगे यही आएंगे कि भैया हमारा भुगतान करें। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम आमरण अनशन में बैठेंगे, धरना देंगे। ये तो हमारा चाह रहा है कि हम इस संस्था के साथ व्यापार करते हैं, हम संस्था के साथ बगावत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारा परिवार अगर रोड में आ जाएगा और हमारा घर नीलाम हो जाएगा तो हमारे पास क्या चाह रहा है? या तो मरने का चाह रहा है, और ठेकेदार क्या करेगा? या तो आत्मदाह करेगा। अगर ठेकेदार का कोई कदम उठाता आत्मदाह का तो इसका पूरा उत्तरदायक आयुक्त तो नगर निगम जबलपुर होगा, क्योंकि हमने बार बार चेतावनी दे सके कि देखो हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, हमारा मकान नीलाम हो जाएगा, व्यापारी हमको परेशान कर रहा है, लेकिन इनके कान में जू भी नहीं रोंग रही। अगर किसी ठेकेदार द्वारा आत्मदाह किया जाता है तो इसका पूरा अधिकार आयुक्त नगर निगम जबलपुर का ही होगा। नाम श्याम बाबू सोनकर, ठेकेदार संघ अध्यक्ष। वहीं ठेकेदार संघ के निर्मल चौबे का कहना था कि अगर ठेकेदार को रकम नहीं मिली तो हम आमरण अनशन करेंगे। उधर अपर आयुक्त का इस मामले में कहना है कि इस बात पर कमिश्नर महोदय के साथ चर्चा की जाएगी और यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार से मांगे हैं उनकी मांगें ऐसी हैं कि जितने भी भुगतान उनके जितने उन्होंने निर्माण कार्य किए हैं उनके भुगतान शेष हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। और हम लोग यथासंभव जो भी हमारे निगम की आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका क्रमशः भुगतान करते रहते हैं। अभी वो इसलिए आए थे कि भाई हमारा जो है होली का पर्व आ रहा है और हमें लेबरों का या अन्य लोगों को भुगतान करना है, इस वजह से आए थे। तो जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसे हम कमिश्नर महोदय के साथ बैठ कर तय करेंगे कि किन किन को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है। सर उनका कहना है कि 1.5 साल से उनकी राशि नहीं मिली हैगी,
नहीं, अब ये अवधि का तो मैं नहीं कह पाऊँगा, परंतु क्रमशः उन्हें राशि दी जाती है, जैसे भी मतलब उसको क्या कहना चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से या हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप उन्हें भुगतान करते रहते हैं समय समय पर। सर लगभग कितना पैसा इनके ठेकेदारों को अभी मैं इसकी गणना तो अब अपर आयुक्त वित्त के साथ बैठूंगा तब इसकी जानकारी दे पाएंगे, अभी तो इतना ही। ठीक। सवाल ये उठता है कि निगम प्रशासन जो वीआईपी गेस्ट के आगमन को लेकर पैसों की सरेआम होली खेलता है, लेकिन अपने ही ठेकेदारों के बकाया भुगतान को देने के लिए चुप्पी क्यों साध लेता है। आज नगर निगम ठेकेदार संघ के सभी ठेकेदार जो बहुत ज़्यादा परेशान है 1.5 साल से भुगतान ना होने के कारण, तो आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब ने हम लोगों को कहा कि आप अपर आयुक्त से मिल लीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे, कोविड के कारण वो मीटिंग में है। तो हम लोग यहाँ आए अपर आयुक्त जी को ज्ञापन सौंपने कि हमारी 1.5 साल से जो लंबित पेमेंट है वो पूरी पेमेंट करी जाए। होली का त्यौहार है, मार्च में हम लोगों को सभी को लेना देना रहता है, हमारी लेबर परेशानी, दीपावली में भी उन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी में, मानसिक परेशानी में है और किसी भी प्रकार का कोई ठेकेदार उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, इसलिए हम लोग बार बार निवेदन करने आए हैं। हम इसके पहले भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए। लगभग कितना आपका बकाया? 42 करोड़ रुपए पेमेंट बाकी है, सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स का जबलपुर नगर निगम का 42 करोड़ रुपए बाकी है। और इसके पहले भी पार्ट में पेमेंट देते, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता। कब से रुकी हुई बच्चों की फीस तक नहीं हम लोग, और दूसरे विभागों को 3-3, 4-4 बार पेमेंट हो चुकी है, हम लोगों को सिर्फ 1 बार पेमेंट हुई है, वो भी 5%, कहीं 10-7%, 2-2 लाख रुपए एवरेज में सबको पेमेंट हुई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में, इसलिए हम लोग निर्मल चुनाव जो भी आए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव हो, पुलिस सक्रिय हो जाती है और यही सक्रियता हवाला में लिप्त लोगों की गले की फांस बन जाती है। ऐसा ही एक मामला मदन महल थाने में देखने को मिला, जहां पुलिस की मुस्तैदी के कारण हवाला के 20 लाख रुपए पकड़े गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस कार्य में लिप्त अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। जी भी आज कुछ पैसे पकड़े गए हैं। हाँ, ये हवाला के 20 लाख रुपए ऐसा प्रथम दृष्टया पता चला है। बाबू गोस्वामी और उसके संग एक लड़की तो उसके साथ पकड़े गए और बाबू गोस्वामी का पहले भी रेट पड़ चुकी है। इनकम टैक्स वालों को जानकारी दी गई है, वो लोग आके पूछताछ कर रहे हैं। सर कितना पैसा है करीब? अभी प्रथम दृष्टया 20 लाख रुपए मिला है इनके पास। सर कहाँ से पकड़ा गया? ये रेलवे स्टेशन के पास से। आयुध निर्माणी दिवस के अवसर पर आयुध निर्माणी खमरिया के महाप्रबंधक रवि कांत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 2020 और 2021 की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में खमरिया फैक्ट्री द्वारा फ्यूज 447 के 1000 नग को सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में सभी पावर कार्टेज को समय पर रिलीज कर दिया गया है। विशेष रूप से कार्टेज PP3 जिसकी वायुसेना को आवश्यकता थी और 40 mm के नए स्वरूप 40 MML 70 नमों को लॉट को भी DGQA को ट्रायल के लिए दिया गया है। अगले वर्ष 125 mm FSA PDS DRDO द्वारा प्रदत्त FSA PDSDR2 द्वारा प्रदत्त तकनीक से बनने की योजनाएं हैं। इस समय आयुध निर्माणी 4 प्रमुख उत्पादों के स्वदेशीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 54 mm के नए वर्जन विकसित किए जा चुके हैं और मैंगो उत्पादों के स्वदेशी पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में आयुध निर्माणी ब्रह्मोस और मिसाइल बार पर भी काम करने की योजना बना रहा है। आयुध निर्माणी को 500 kg GP बम का वायुसेना के लिए ऑर्डर मिला है, जिसका निर्माण किया जा रहा है। अगले वर्ष इसकी सप्लाई की जाएगी। वायुसेना के लिए यूनिवर्सल फ्यूज ABU ETM बनाने की प्रक्रिया हो रही है और ट्रायल सफल रहा तो ऑर्डर पर काम भी किया जाएगा। आयुध निर्माणी ने फिलिंग क्षेत्र और अनफिलिंग क्षेत्र के साथ साथ मशीनों के आधुनिकीकरण के काम को भी तेज कर दिया है। कर्मचारियों के लिए सुविधाओं को लेकर प्रबंधन पूरी तरह से सचेत है और उसके लिए काम कर रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। ये हमारा स्थापना दिवस है और आज हम 220 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आयुध निर्माणी खमरिया 1942 से एग्जिस्टेंस में है और आयुध निर्माणी खमरिया भी इस दिवस को आज मना रही है। इस वर्ष ये हमारी बड़ी लंबी जर्नी रही है
और इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे, डिपार्टमेंट ने अपने स्वरूप के बहुत परिवर्तन देखे, लेकिन हमारे इस समय में ही देश आज़ाद होने के बाद सारे जितने युद्ध हुए उन युद्ध को देखा गया और उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। सारी जितनी लड़ाई अभी तक लड़ी गई, अधिकतर हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सप्लाई किए हुए थे। जैसे आप जानते हैं कि मूल रूप से हम लोग थल सेना के लिए सामान बनाते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में कुछ बॉम्ब एयरफोर्स और नेवी के लिए भी बनाए जाते हैं। और जितनी भी आज तक लड़ाई रही, कंक्लूसिव लड़ाई रही थल सेना के द्वारा और उसमें हमारे सभी हथियारों का पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ। और आगे आने वाले समय में भी हमारे पास नए नए जो एम्यूनिशन आ रहे हैं उनको हमने डेवलप किया। कुछ एम्यूनिशन का हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी विदेश से लिया और कुछ का DRDO ने डेवलप किया। इन तीनों तरीके से हम लोग नए एम्यूनिशन बना रहे हैं और अगले वर्ष, इस वर्ष भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। अगले वर्ष भी हमारा वर्कलोड सफिशेंट है, अच्छा काम हमारे पास रहेगा। और जब हमारे न्यू प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं, एक बार जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कम से कम अगले आने वाले 5 से 7 वर्षों तक समस्या नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार के काम की। बहुत बहुत धन्यवाद।